हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो गाइस, हम कर रहे हैं घटना चक्र की सीरीज़, जिसमें हम कर रहे हैं सामान्य विज्ञान। इसमें भी हम कर रहे हैं भौतिक विज्ञान, जिसमें हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 40। तो इसमें हमने एक नोट्स और क्या है कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 69 तक कर चुके हैं। आज हम 70 से करेंगे। आई होप हमारी लास्ट वीडियो की कंप्लीट हो जाएगा इसमें ये चैप्टर। गाइस, थोड़े चैप्टर के पार्ट्स ज़रूर आ जाते हैं, बट इसमें सारा सिलेबस जो है सिलेबस प्लस क्वेश्चंस तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, तो थोड़ा लेंथ बढ़ जाती है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 70 से। गाइस, अगर आपको इसकी जो आपको घटना चक्र की जो चैप्टर्स हैं उनकी PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मैंने प्रोवाइड कर रखी है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 से। और ये हमारी आई होप अब इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी, बिकॉज एक वीडियो को मतलब एक ही चैप्टर इतना ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें लिखा है, किसी अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में उपग्रह को ले जाने वाले विश्व के सबसे छोटे रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया। मतलब सबसे छोटा रॉकेट, ठीक है। इसमें लिखा है जाक्सा। तो क्या होता है कि ये क्वेश्चन देखिए, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। 2018 में क्या होता है, फरवरी 2018 में जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है, कहाँ की है, जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा, ने क्या है उपग्रह को उपग्रह को ले जाने वाले विश्व के सबसे छोटे रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया। मतलब ये क्या है, सैटेलाइट को ले जाता है, तो ये सबसे छोटा रॉकेट है, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में इसरो और CNES ने एक संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। CNES किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? गाइस, ये 2019 का क्वेश्चन है, 2019 की ही बात है आपकी। तो ये क्या है, करंट का क्वेश्चन है, हालांकि ये क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, बट हम क्या देख रहे हैं, इसने कहा CNES ये कहाँ की है, ठीक है। 2019 की बात है। इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी है, कहाँ की है, ये फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी है। और इसमें क्या किया है, समुद्र निगरानी के उद्देश्य से क्या किया है कि उपग्रह का समूह जो है निर्मित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। और इसका लक्ष्य क्या है, हिंद महासागर में जहाज़ों को पहचानना और उसकी उपस्थिति का पता लगाना। तो किसने किया है, एक हमारा है अपना भारत का इसरो, और एक है आपकी फ्रांसीसी जो अंतरिक्ष एजेंसी, इन दोनों ने मिलकर एक समझौता किया है, ठीक है। कहाँ के लिए किया है, हिंद महासागर में जो भी जहाज़ जा रहे हैं उसकी पहचान करेंगे, और क्या है उसकी क्या उपस्थिति है उसका पता लगाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी स्थित है, कहाँ पे स्थित है, वो है पासाडेना में, ठीक है। तो नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी कैलिफोर्निया गाइस देखिएगा कहाँ पे है आपका, नॉर्थ अमेरिका में है कैलिफोर्निया, USA में, नॉर्थ अमेरिका में देखिएगा USA में देखिएगा कैलिफोर्निया का है। तो इसके उत्तरी भाग में क्या है, पासाडेना में स्थित है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए गाइस, जहाँ मैंने CA लिखा है ना, समझ लिए करंट अफेयर्स का, इसको आप पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़ लीजिए, स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वैसे एक बार पढ़ लीजिए आप चाहें तो। नासा का डीप इम्पैक्ट अंतरिक्ष मिशन कौन से धूमकेतु केंद्र के विस्तृत चित्र लेने के लिए प्रयोग में लाया गया। किसके चित्र लेना है अब इसको, धूमकेतु केंद्र, कौन से धूमकेतु केंद्र, अब इसका नाम बताइए। ये था आपका टेम्पल 1, ठीक है। आइए देखते हैं, इसमें लिखा है डीप इम्पैक्ट अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा 2005 को, 2007 का क्वेश्चन है, 2005 की बात है, आई होप अब नहीं आएगा ये क्वेश्चन। तो 2005 को प्रक्षेपित एक अंतरिक्ष अन्वेषण अभियान यानी कि स्पेस प्रोब मिशन है, और ये अंतरिक्ष यान डेल्टा 2 द्वारा टेम्पल 1, ठीक है, टेम्पल 1 धूमकेतु के अन्वेषण हेतु प्रक्षेपित किया गया था। किसके लिए, टेम्पल 1 के लिए प्रक्षेपित किया गया था। 429 मिलियन किलोमीटर की यात्रा 174 दिवस यानी कि दिनों में संपन्न कर डीप इम्पैक्ट का स्मार्ट इम्पैक्ट इससे अलग होकर 4 जुलाई 2005 को टेम्पल 1 से टकराया, ठीक है। फिर इसमें लिखा है इम्पैक्ट से इसके नाभिक में प्रवेश कर धूमकेतु के पदार्थों का चित्र पृथ्वी पर संप्रेषित करने में सहायता प्रदान की है। फिर डीप इम्पैक्ट अभियान के माध्यम से पहली बार किसी धूमकेतु के नाभिक में प्रवेश कर उसके ग्रहीय पदार्थ का चित्र प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। और पूर्व के गिवोटो और स्टार डस्ट अभियान द्वारा केवल धूमकेतु की सतह का चित्र प्राप्त करने में ही सफलता प्राप्त हुई थी। और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, जो भी आपका धूमकेतु उसके नाभिक में प्रवेश कर, ठीक है, ग्रहीय पदार्थ
उसका, ठीक है। और जो अब पहले था वो उसने किसका लिया, सतह का चित्र लिया केवल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के मंगल ग्रह पर यान का क्या नाम था। ठीक, इसका नाम था फिनिक्स। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। फिनिक्स एक रोबोटिक अंतरिक्ष यान है जिसे नासा के मंगल स्काउट कार्यक्रम के तहत मंगल ग्रह पर अन्वेषण हेतु जो है भेजा गया था। कहाँ पे भेजा गया था गाइस, मंगल, ठीक है। क्या नाम था, फिनिक्स। तो भेजा गया, और ये अंतरिक्ष यान जो है 2008 को मंगल पर उतरा है और नवंबर 2008 तक ये कार्यशील रहा है। यानी कि कहाँ से, मई से लेकर कहाँ तक, नवंबर तक ये कार्यशील। तो मई के बाद कितने महीने हो गए, आप ऐसे काउंट कर लीजिएगा, ठीक है, कुछ 4, 5, 6 महीने। तो ये वहाँ तब तक एक्टिव रहा है, उसके बाद ये समाप्त हो गया मिशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल ग्रह पर जनवरी 2004 में पहुंचने वाला प्रथम अमेरिकन रोवर था मंगल ग्रह पर, ठीक है। प्रथम रोवर क्या है, स्पिरिट, ओके, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा क्योंकि प्रथम रोवर है। तो इसमें लिखा है स्पिरिट रोवर नासा की मंगल अन्वेषण रोवर मिशन के तहत मंगल पर भेजा गया 2 रोवरों में से एक था और यह एक रोबोटिक रोवर है जो 4 जनवरी 2004 को मंगल पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ। और ये रोवर जो है वर्ष 2010 तक क्या क्रियाशील रहा। 2004 को लैंड होने के बाद 2010 तक इसने काम किया है। और दूसरा है अपॉर्चुनिटी जो वर्ष 2018 तक क्रियाशील रहा, ठीक है। जो आपका पहला वाला है जो स्पिरिट है वो कब तक रहा, 2010 तक। और जो सेकंड है अपॉर्चुनिटी वो 2018 तक जो है क्रियाशील रहा, यानी एक्टिव रहा, काम करता रहा। नासा के मार्स साइंस लेबोरेटरी मिशन के तहत एक अन्य रोवर क्यूरोसिटी 2011 को प्रक्षेपित किया गया। 2012 में मंगल के गेल क्रेटर पर इसने क्या किया, लैंड हुआ, ठीक है। कब, कौन सा, एक हमने बात कर ली क्यूरियोसिटी, एक हमने बात करी अपॉर्चुनिटी, एक हमने बात करी स्पिरिट। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2004 को लॉन्च हुआ, 10 में पहुंचा, ये 10 तक काम किया, 2010 तक, और 2018 तक इसने काम किया। और ये कब प्रक्षेपित किया गया, 2011, और 2012 को ये कहाँ पहुंचता है, मंगल में एक क्रेटर है गेल क्रेटर, उसमें प्रवेश करता है, ठीक है। नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थित जीवन के अब तक पाए गए जो लक्षण हैं वो में सम्मिलित है। कौन कौन से लक्षण हैं, हमें क्या क्या मिला है अभी तक नासा मंगल पर। तो हमने कहा भाई जल है, मीथेन है, जिप्सम है, ओके। आगे बढ़ते हैं। हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें हैं, लगता नहीं, मतलब जल के भी साक्ष्य मिले आपको, जिप्सम, मीथेन, ठीक है। नासा, तो फ्रेंड्स यहाँ है, अब लिखा है जो व्याख्या है उसे पढ़ते हैं हम लोग। लिखा है कि नासा के स्पिरिट अपॉर्चुनिटी मिशन के फलस्वरूप मंगल पर सल्फेट की उपस्थिति के प्रमाण प्राप्त हुए। यानी किसके, सबसे पहले सल्फेट। तो लिखा है जो स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत देता है कि पूर्व में इस ग्रह पर जल उपस्थित था, ठीक है। सेकंड इसमें लिखा है कि जिप्सम जो कि एक प्रकार का क्या है, सल्फेट है, की उपस्थिति भी मंगल ग्रह पर दर्ज की गई। और मंगल के वायुमंडल में मीथेन की उपस्थिति से वहाँ जीवन की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। मतलब ये कहा गया है कि पृथ्वी पर तो देखिएगा जीवन है, और हमने कहा और कौन सा ग्रह जहाँ उसकी संभावना है किसकी, जीवन की। तो हमने ये सारी चीज़ें देखी कि जिप्सम था, जिप्सम की कुछ साक्ष्य मिलते हैं आपको जल के, मीथेन के साक्ष्य मिल रहे हैं। तो ये कहा गया कि हाँ ये जीवन था, हो सकता है था। निम्नलिखित ग्रहों में कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है, ठीक है। तो गाइस अभी जैसे हमने पढ़ा मंगल हो सकता है, ठीक है। हाल ही में साइंस जर्नल, साइंस का देखिए एक जर्नल है जो बहुत ही फेमस है, नेचर, ये एक जनरल है, ठीक है। तो इसमें प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार नासा के वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह की सतह के नीचे लवणीय जल में ऑक्सीजन की उपस्थिति के प्रमाण मिले हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार लवणीय जल में इतनी ऑक्सीजन उपस्थित है जो सूक्ष्म जीवों के जीवन के लिए जो है पर्याप्त होती है। मतलब उस जल में इतनी ऑक्सीजन है जो सूक्ष्म जीवों के लिए पर्याप्त है। तो इसके शोधकर्ताओं ने मंगल ग्रह पर पहली बार एक विशाल भूमिगत झील को खोजने का भी दावा किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शोधकर्ताओं ने ऐसा दावा किया है कि उन्होंने कोई झील खोजी है मंगल ग्रह पे। तो इसमें लिखा है मीथेन उपस्थित है वायुमंडल में, ठीक है। सी और डी लिखा है इसमें, मतलब कौन कौन से वायुमंडल में, मतलब किस किस ग्रह के वायुमंडल में। तो अभी हमने देखा कहाँ पे है, मंगल पे, और फिर हमने देखा, हम नहीं देखा नहीं बट है बृहस्पति पे भी, ठीक है। बृहस्पति के वायुमंडल में 90% हाइड्रोजन, 10% हीलियम और 0.7% मीथेन
और भी बहुत सारी जो है अल्प मात्रा में है, अमोनिया है, सल्फर है, जलवाष्प मौजूद है। ठीक है, नासा के क्यूरियोसिटी मिशन से प्राप्त आंकड़ों से मंगल पे भी हमने क्या देखा कि जो है मीथेन गैस उपस्थित है। फिर लिखा है अमेरिकी पत्रिका है विज्ञान यानी कि साइंस द्वारा 2018 को क्या होता है, जारी रिपोर्ट के अनुसार एक विशाल भूमिगत झील का पता लगाया गया। किस ग्रह पे लगाया गया? अभी हमने पढ़ा किस पे लगाया गया, मंगल पे। लिखा है हाल ही में अमेरिकी जर्नल साइंस में प्रकाशित एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने मंगल ग्रह पर पहली बार विशाल भूमिगत झील खोजने का दावा किया है और मंगल के हिमखंड के नीचे अवस्थित इस झील का लगभग जो है 20 मतलब ये जो झील है वो 20 किलोमीटर चौड़ी है। मतलब ऐसा दावा किया गया है कि उन्होंने ऐसी कोई झील ढूंढी है। ठीक है, फिर लिखा है अंतरिक्ष यान डिस्कवरी जिसे हम 2006 को अंतरिक्ष में प्रवेश किया गया था कि ईंधन टैंक को भरा गया था। ठीक है, 2006 में किया गया था, 2006 में क्वेश्चन आया यानी करंट का क्वेश्चन है। आइए इसे बस व्याख्या देख लें। इसमें लिखा है स्पेस शटल को रॉकेट की तरह प्रक्षेपित किया जाता है। स्पेस शटल और रॉकेट, ठीक है, जैसे रॉकेट की तरह जो है स्पेस शटल को भी प्रक्षेपित किया जाता है। ये उपग्रह की तरह पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं और हवाई जहाज की भांति पुनः पृथ्वी पर उतर जाते हैं। मतलब ये है, देखिए आपने क्या देखा होगा कि हम ये क्या है ऊपर जाते हैं, ठीक है, उपग्रह की तरह जो है पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। एक हवाई जहाज़ की तरह, मतलब ये क्या है, ऐसी इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होती है जैसे हवाई जहाज़ की होती है, उड़ते हुए आते हैं और नीचे आराम से लैंड करते हैं। ऐसा नहीं कि ऊपर से गिर जाते हैं समुद्र में, कहीं पे गिराया नहीं जाता। ठीक है, तो इसलिए लगा किसी स्पेस शटल के मुख्य भाग में ईंधन टैंक, ऑर्बिटर, बूस्टर आदि शामिल है। तो इन अंतरिक्ष यानों के ईंधन टैंक में द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग प्रणोदक के रूप में किया जाता है। हम जानते हैं प्रणोदक में दो चीज़, ईंधन और ऑक्सीकारक होता है। तो ईंधन के रूप में इसने कहा हाइड्रोजन और ऑक्सीकारक के रूप में ऑक्सीजन की बात करिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो लिखा है चैलेंजर, कोलंबिया, डिस्कवरी, अटलांटिस, एंडेवर आदि नासा के स्पेस शटल हैं और ये सभी अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। मतलब अब ये सेवा इनने देना बंद कर दिया है। ये स्पेस शटल है। ठीक है, तो स्पेस शटल क्या है, इसने कहा ये रॉकेट की तरह प्रक्षेपित किए जाते हैं। एक उपग्रह की तरह पृथ्वी की चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दो हवाई जहाज की तरह ये पुनः पृथ्वी पर आके उतर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसकी हार्ड लैंडिंग ऐसे कहीं समुद्र में गिराया जाता है, ऐसा नहीं गिराया जाता है। ठीक है, लिखा है निम्नलिखित में से किस नाम का अच्छा, इसका आंसर है सी। इसमें लिखा है जो प्रणोदक या ईंधन की बात की गई, तो इसमें द्रव हाइड्रोजन, द्रव ऑक्सीजन। तो इसमें निम्नलिखित में से किस नाम का जो है, किस नाम का जानवर 3 नवंबर 1956 को अंतरिक्ष में भेजा गया। ओके, तो गाइस इसका आंसर आई होप आप लोग को पता होगा। तो देखिए क्या लिखा है, इसमें लिखा है 1957 में लाइका किसका नाम था, एक कुतिया का नाम था जिसको स्पुतनिक 2 अंतरिक्ष यान द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया था। ये हमने पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। तो 1959 को एबल तथा बेकर नामक बंदर अंतरिक्ष में भेजे गए। तो जो लाइका थी वो 1957 में और एबल और बेकर जो है आपका 1959 में जो है अंतरिक्ष में भेजे गए। और फिर 1960 में देखिए यहाँ से 2 साल बाद, यहाँ से 1 साल बाद 1960 में स्पुतनिक 5 अंतरिक्ष यान क्या है, बेलका नामक कुत्ते को भी अंतरिक्ष में भेजा गया। ओके, 2013 में क्या है, ईरान ने पिशगाम रॉकेट के द्वारा एक बंदर को अंतरिक्ष में। तो गाइस इतना तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ आपको जो सबसे पहला है ना वो आपको याद करना पड़ेगा। तो पहला वाला जो था वो है लाइका, बाकी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अंतरिक्ष खोज के लिए अपोलो 8 क्या है, छोड़ा गया। ये देखते हैं अपोलो 8। तो लिखा है अपोलो 8 एक क्या है, प्रक्षेपण संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा चंद्रमा की कक्षा के अध्ययन के लिए 21 दिसंबर 1968 को किया गया था। और ये नासा का पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाकर चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला क्या है, मानव युक्त क्या है, अंतरिक्ष यान था। ठीक है, कौन सा है, अपोलो 8, और ये है मानव युक्त यानी इसमें मानव भी बैठा था। ठीक है, 1968 की बात है, ये किसका है, नासा का है। फिर लिखा है चंद्र कक्षीय मिशन सेलिन 1 निम्नलिखित में से किस एक का है, सेलिन 1। ठीक है, इसमें है, इसका आंसर है जापान। अब आइए देखते हैं, देखिए इसे आप पढ़ लीजिए, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये, उस टाइम हुआ था, उस टाइम आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो गाइस हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा है जेट इंजन और रॉकेट के बारे में। किसके, जेट इंजन और रॉकेट के बारे में है। तो इसमें लिखा है जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए प्रवेश की वायु का जो है प्रयोग करता है और यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है, अनुपयुक्त मतलब यूजलेस है।
मतलब देखिए गाइस, अगर ये जेट इंजन जो है वायु मतलब अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए कहाँ से लेता है, परिवेश यानी कि वायुमंडल से लेता है, ठीक है। वायुमंडल में ऑक्सीजन ऑलरेडी होती है, ठीक है, तो ठीक है। लेकिन अगर हम अंतरिक्ष की बात करें तो हम जानते हैं वहाँ पे क्या होता है, वायुमंडल ही नहीं होता। तो वायुमंडल नहीं यानी कि ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं तो ये क्या है, क्वेश्चन सही है कि ये अंतरिक्ष में गति के लिए अनुप्रयुक्त है, यानी कि यूजलेस है, वहाँ पे हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा इसने लिखा है कि रॉकेट अपनी ऑक्सीजन आपूर्ति गैस के रूप में और ईंधन के साथ ले जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है रॉकेट अपनी चलिए ये देखते हैं। तो इसका आंसर है जो दूसरा वाला है वो आपका गलत है। तो इसने कहा कि ऑक्सीजन आपूर्ति गैस के रूप में और ईंधन साथ ले जाता है, गलत। ये कहाँ से लेता है, जबकि ये तो परिवेश से वायु का प्रयोग करता है, ठीक है, अपने साथ नहीं ले जाता है। तो दूसरा आपका गलत है, पहला आपका सही है। आगे देखते हैं हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं, ठीक है। जेट इंजन परिवेश से ऑक्सीजन प्राप्त कर अपने लिए क्या है, ठेल यानी कि जो थ्रस्ट होता है ना वो प्राप्त करता है, जबकि जो रॉकेट है वो जो स्वनिहित इंजन जो ईंधन है उसको बाहर कर अपेक्षित ठेल यानी कि थ्रस्ट प्राप्त करता है। एक तो ये हो गया, ठीक है, कि मतलब ये जो है परिवेश से ले लेता है और जो रॉकेट है वो अपने साथ ले जाता है। तो इस कारण जो जेट इंजन है ना, यानी कि पहला वाला जेट इंजन, वो आपका अंतरिक्ष के लिए तो अनुप्रयुक्त है, क्योंकि अंतरिक्ष में तो ऑक्सीजन ही नहीं होती है, बाहर से ही लेता है, ठीक है। जबकि जो है रॉकेट अपने ऑक्सीजन आपूर्ति को गैस के रूप में नहीं बल्कि किसी ठोस या द्रव प्रणोदक के रूप में ले जाता है, ठीक है। ऑक्सीकारक और ईंधन जो प्रणोदक होते हैं, प्रणोदक का मतलब होता है ऑक्सीकारक और ईंधन, वो किस रूप में होता है, या तो लिक्विड के रूप में होगा या फिर सॉलिड के रूप में होगा। आगे बढ़ते हैं, लिखा है समताप मंडल के नीचे जो निचले भाग में जेट विमान बहुत आसानी और विघ्नता के साथ मतलब बिना किसी प्रॉब्लम के साथ उड़ सकता है। इसका उपयुक्त क्या है, उपयुक्त जो है स्पष्टीकरण क्या है। लिखा है समताप मंडल के निचले भाग में जो है बादल या जलवाष्प नहीं होता है, और समताप मंडल के निचले भाग में ऊर्ध्वाधर जो है पवन नहीं होती। आइए देखते हैं, इसका आंसर है सी, यानी कि दोनों सही। इसमें लिखा है, आइए इसकी व्याख्या देखते हैं तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लिखा है जेट विमान समताप मंडल के निम्न तापमान पर ईंधन का दहन कुशलतापूर्वक कर लेता है, ठीक है। क्या समताप मंडल में क्या होता है, तापमान निम्न होता है, यानी कि बहुत कम होता है, ठीक है। तो उसमें जो ईंधन का दहन है वो आसानी से कर लेता है, ठीक है। तो साथ ही समताप मंडल में संवहनीय तापन के फलस्वरूप उत्पन्न वायुमंडलीय विक्षोभ का अभाव होता है, यानी जो वायुमंडलीय विक्षोभ होता है ना वो भी यहाँ पे नहीं होता है। जो जहाज या जेट विमान है उनको उड़ने में क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। यद्यपि मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं, ठीक है, जैसे कि बादल का बनना तो क्षोभमंडल में ही होता है, ठीक है। फिर भी कभी कभी समताप मंडल या मध्यमंडल में बादलों का बनना जैसे घटनाएं हो जाती है। मतलब इसने कहा कि देखिए सबसे नीचे होता है आपका क्षोभ मंडल, ठीक है, सबसे नीचे आपका कौन सा होता है, क्षोभ मंडल, उसके बाद आता है आपका समताप मंडल। हम बात कर रहे हैं समताप मंडल की, बादल कहाँ बने, क्षोभ मंडल में, यानी कि समताप मंडल में नहीं के बराबर बनते हैं, ठीक है। तो जेट विमान आसानी से जा सकता है, मतलब जो मौसमी घटनाएं होती है वो भी वहाँ पर नहीं होती हैं। तो इसने कहा जेट विमान के उड़ने के लिए जगह कौन सी ज़्यादा सही है, तो कौन सी है, समताप मंडल। बादल नहीं बनते हैं, संवहनीय तापन के फलस्वरूप क्या, वायुमंडलीय विक्षोभ का अभाव होता है। देखिए बादल नहीं बन रहे, वायुमंडलीय विक्षोभ का जो है अभाव होता है, और ईंधन का दहन आराम से हो जाता है, कम टेम्परेचर में भी आसानी से हो जाए, कुशलतापूर्वक हो जाता है, ठीक है। फिर लिखा है कि जो समताप मंडल के निचले भाग में क्या है, ऊर्ध्वाधर जो पवन नहीं होती, मतलब ऊर्ध्वाधर ऐसे इस तरह से पवनें नहीं बहती हैं, ठीक है। फिर लिखा है, तो हमने इसका देख लिया, दोनों ही सही है, पहला भी सही है दूसरा भी सही है, ठीक है। जेट हवाई यान नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में बड़ी सरलता और आसानी से उड़ते हैं। इसके क्या, देखिए अभी हमने इसकी व्याख्या देखी कि वही इसने कहा है कि जो जेट हवाई यान है वो समताप मंडल की निचली जो नीचे की तरफ जो नीचे वाला लेयर होता है समताप मंडल का, उसमें आसानी से उड़ते हैं। तो इसने कहा नीचे के जो स्ट्रेटोस्फीयर को ही हिंदी में बोलते हैं समताप मंडल में बादल और पानी की वाष्प नहीं होती है, और नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में लंब रूपी यानी कि वर्टिकल हवाएं नहीं चलती हैं। इसने कहा वर्टिकल हवाएं नहीं चलती है, अगर उधर हमने देखा था उधर वादा है, ठीक है गाइस। तो इसका देखिए आंसर क्या है, इसका आंसर होगा सी। अभी हमने व्याख्या जो है ऊपर देख ली थी, और इसमें लिखा है किस सिद्धांत पर जेट ईंधन कार्य करता है। तो जेट इंजन रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। फिर लिखा है स्ट्रेटेलाइट
होता है। क्या होता है इसमें लिखा है स्ट्रेटलाइट अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित एक वायुपोत है जो विभिन्न प्रकार के बेतार संचार सिग्नलों को प्रसारित करने हेतु एक स्थायी प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। स्ट्रेटलाइट सिद्धांततः एक उपग्रह के ही समान है, यानी एक सैटेलाइट की तरह है। हालांकि यह किसी कक्षा के बजाय समताप मंडल में स्थापित होता है और जिससे दो तरफा क्या है उच्च गति का जो डाटा संचार है अधिक प्रभावी रूप से संपादित होता है। फिर लिखा है कि थुम्बा रॉकेट छोड़ने का केंद्र अवस्थित है। गाइस अब देखिए थुम्बा का है, थुम्बा हमारा है केरल में, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ये। इसमें लिखा है थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र केरल राज्य की राजधानी कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम में है। हरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है, कहाँ पे, किसके निकट, तो हम जानते हैं ये हरिकोटा है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, और ये झील है पुलिकट झील, ठीक है, इसके पास है। श्रीहरिकोटा जो है आंध्र प्रदेश राज्य के तटीय क्षेत्र में स्थित एक द्वीप है और इसी श्रीहरिकोटा क्या है, एक द्वीप है और इसी स्थान पर क्या है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थापित है और हरिकोटा द्वीप पुलिकट झील के बंगाल की खाड़ी के समुद्र में। देखिएगा कहाँ पे है मैप में, आपको कहाँ मिलेगा, ये बंगाल की खाड़ी में मिलेगा आपको, ठीक है। और कौन सी झील है आपकी, पुलिकट झील, उसके पास मिलेगा, बंगाल की खाड़ी में मिलेगा। और क्या कौन सी जगह है, कौन सा द्वीप है, श्रीहरिकोटा रेंज। फिर लिखा है श्रीहरिकोटा रेंज जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है, किस राज्य में, तो गाइस हम देख चुके हैं आंध्र प्रदेश में है। लिखा है फरवरी 2004 में, 2002 का क्वेश्चन है, तो फरवरी 2004 में एक विस्फोट हुआ भारत के अंतरिक्ष केंद्र, कहाँ पे हुआ, श्रीहरिकोटा में। आइए देखते हैं इसके बारे में। 2004 में श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में विस्फोट हुआ और ये विस्फोट अंतरिक्ष केंद्र के ठोस प्रणोदक अंतरिक्ष बूस्टर संयंत्र में हुआ। कहाँ पे हुआ था ये, अंतरिक्ष बूस्टर संयंत्र में हुआ था। और ये इसमें कौन सा प्रणोदक होता है, ठोस, मतलब जो भी हुआ था ठोस में था। गैलीलियो परियोजना जो हाल में चर्चा का विषय बनी थी, ये भी देखिए हाल में बोला है, इसका मतलब करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। गैलीलियो परियोजना अमेरिका के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि GPS जो कि हम यूज़ करते हैं, ऐसा आपको पता होगा, तो GPS और ग्लोनास कहाँ, रशिया, रूस के ग्लोनास के तहत यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA तथा यूरोपियन यूनियन की एक बहु उपग्रह संचार परियोजना है। इस परियोजना की शुरुआत 2003 में की गई थी। 3 अरब यूरो के इस कार्यक्रम के तहत 3 उपग्रह की एक श्रृंखला को वर्ष 2006 से 2010 के बीच पृथ्वी की सतह से 23,000 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया गया था। कितने उपग्रह को स्थापित किया गया है, 3 उपग्रहों को स्थापित किया गया। तो इस श्रृंखला के प्रथम का, और ये जो 3 उपग्रह हैं वो कब से कब तक करे हैं, 2006, देखिएगा इसमें क्या हुआ, 2006 से 2010 के बीच में, ठीक है, 2006 से 2010 के बीच में इतने किलोमीटर पर क्या है, तीन उपग्रहों को क्या है स्थापित किया गया है। और इस श्रृंखला का प्रथम प्रायोगिक उपग्रह गियोव-A को 2005 को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। और इस परियोजना में यूरोपीय संघ के अंतरिक्ष इजराइल, यूक्रेन, मोरक्को, दक्षिण कोरिया और नॉर्वे की सहभागिता है। और यहाँ उल्लेखनीय है कि बहु उपग्रह संचालन परियोजना के द्वारा पृथ्वी पर स्थित किसी भी वस्तु की सही आकांक्षीय देशांतरीय स्थिति और ऊंचाई का पता जो है उपग्रह से प्राप्त संकेतों द्वारा जो है लगाया जा सकता है। मतलब इसने ये कहा कोई भी वस्तु, किसी भी वस्तु की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। जैसे कि हम क्या GPS यूज़ करते हैं, वही चीज़ GPS की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इसमें लिखा है विकसित लेज़र व्यतिकरण मापी अंतरिक्ष एंटेना परियोजना का क्या प्रयोजन है, ठीक है। लिखा है ELISA परियोजना के तहत 3 भिन्न लेकिन एक दूसरे के संबद्ध अंतरिक्षयान शामिल हैं और ये अंतरिक्षयान एक त्रिकोणीय विन्यास में सूर्य की परिक्रमा करेंगे और ये तीनों अंतरिक्षयान संयुक्त रूप से एक परिशुद्ध इंटरफेरोमीटर की रचना करेंगे। ये इंटरफेरोमीटर 0.1 मिली हर्ट्ज से लेकर 1 हर्ट्ज की आवृत्ति की रेंज
में पृथ्वी तरंगों का पता लगाने में सक्षम होगा। लिखा है क्रायोजेनिक ताप से आशय क्या है, मतलब देखिए क्रायोजेनिक ताप बताना है आपको कि ये स्थिति आपकी कब उत्पन्न होती है। तो गाइज ये होती है एक तो बहुत ही निम्न तापमान पे, और वो भी टेम्परेचर है आपका -150 डिग्री सेल्सियस से कम पे आपको क्या मिलेगी, जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है वो, ठीक है, ये हो गया। इससे कम टेम्परेचर पे आपको क्रायोजेनिक ताप मिलेगा। इसमें लिखा है न्यूनतम ताप, यानी कि क्रायोजेनिक का अनुप्रयोग होता है कहाँ होता है, अंतरिक्ष यात्रा। देखिए कहाँ होता है, अंतरिक्ष यात्रा में हम इसका यूज़ करते हैं, और चुंबकीय प्रोत्थापन और दूरमीति में होता है। फिर लिखा है निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। निम्न तापी यानी देखिए जिसका तापमान बहुत ही कम है, ठीक है। तो इसका है रॉकेट प्रौद्योगिकी में आंसर है इसका। लिखा है क्रायोजेनिक शब्द ग्रीक शब्द क्रायोस से बना है, जिसका अर्थ होता है हिमशीत, आइस कोल्ड, ठीक है, यानी बर्फ की तरह शीतल, यानी कि निम्न ताप। अब निम्न ताप की बात करें कितना था, -150 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो प्रायः 0 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री के नीचे कौन सा ताप मिलता है आपको, क्रायोजेनिक ताप मिलता है। -150 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भरे प्रणोदक का सफलता से ईंधन के रूप में प्रयोग करने वाले इंजन कौन से इंजन कहलाते हैं, आपका क्रायोजेनिक इंजन कहलाते हैं। और क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग आप कहाँ करते हैं, रॉकेट प्रौद्योगिकी में करते हैं। इसका मतलब ये हुआ जो भी ईंधन है आप उसको कितने टेम्परेचर पे ले जाते हैं, -150, मतलब बहुत ही निम्न तापमान पे ले जाते हैं, ठीक है। तो वो जो ईंधन होता है वो होता है आपका क्रायोजेनिक इंजन। सॉरी, ईंधन को आप निम्न तापमान पे भी आप यूज़ कर सकते हैं क्रायोजेनिक इंजन में। फिर लिखा है निम्न तापी इंजन प्रयोग में लाए जाते हैं। फिर वही क्वेश्चन है, इसमें लिखा है द्रव ऑक्सीजन ऑक्सीकारक के रूप में, और द्रव हाइड्रोजन क्या है, ईंधन के रूप में। कैसे हम जानते हैं जो प्रणोदक होता है ना, प्रणोदक में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ईंधन, एक होता है ऑक्सीकारक। तो ईंधन में हम क्या यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन। ऑक्सीकारक में हम क्या यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन। ईंधन क्या होता है, जो जलता है। ऑक्सीकारक क्या होता है, जो जलने में सहायक होता है। तो गाइस इसको आप पढ़ लीजिएगा, बार बार ये हम पढ़ चुके हैं। क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है सी स्पेस शटल में। फिर लिखा है निम्नलिखित में से किसको रॉकेट नोदकों के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो देखिए इसमें लिखा है प्रश्न का सभी ठीक है। तो इसने कहा कि रॉकेट नोदक, तो हाइड्रोजन, द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन और मिट्टी का तेल, हम इन सबको यूज़ करते हैं रॉकेट नोदक के रूप में। तो निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है, तो ये करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट के ऊपर लिखा है रॉकेट के ऊपर जाने का जो सिद्धांत है संवेग संरक्षण पर आधारित है। रॉकेट से गैस अत्यधिक वेग से पीछे की ओर निकलती है और रॉकेट ऊपर उठने के लिए आवश्यक संवेग जो है प्रदान करती है। फिर है संवेग संरक्षण नियम के अनुसार एक वस्तु में जितना संवेग परिवर्तन होता है दूसरी में उतना ही संवेग परिवर्तन विपरीत दिशा में लगता है। इसका मतलब क्या है, सपोज़ कि यहाँ पे क्या है, एक रॉकेट है। अब ये क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, रॉकेट में नीचे की तरफ क्या देखते हैं आप, बहुत तेज़ी से गैस आग जो है नीचे की तरफ जाती है। तो क्या है, संवेग संरक्षण में क्या होता है, उतनी ही तेज़ी से वो क्या करती है, रॉकेट को ऊपर की तरफ ढकेलती है। बस इतनी सी बात लिखिए, हम इसको बोलते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। फिर लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। लिखा है रीसेट 2 उपग्रह कक्षा में PSLV C-12 द्वारा अप्रैल 2009 में श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था। ठीक है, यानी इसने बात करी रीसेट 2 की, इसने कहा PSLV C-12 और इसने कहा कब, 2009, और कहाँ से, श्रीहरिकोटा से। ठीक है, दूसरा इसने कहा दूसरा उपग्रह है अनुसेट भी, जो PSLV C-12 द्वारा कक्षा में छोड़ा गया था। इसका निर्माण अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई द्वारा किया गया। आइए अब देखते हैं इसकी व्याख्या। ओके, तीसरा लिखा है अनुसेट एक परीक्षणीय संचार उपग्रह है और रीसेट 2 एक खोजी उपग्रह है। वह देश की सीमाओं की चौकसी में क्या है, सक्षम है। आइए देखते हैं, इसमें लिखा है कि रीसेट 2 रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, इसकी फुल फॉर्म। एक भारतीय रडार टोही उपग्रह है जो देश की सीमाओं की चौकसी के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसने कहा कि देश की सीमाओं की चौकसी, तो ये हमारा सही है। इनफैक्ट इसके चारों ही सही हैं। ठीक है, आइए देखते हैं सिर्फ इसका व्याख्या। फिर लिखा है
कि 2009 श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV-C12 रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, किसको किया गया था, ये हमें जो हमारा पहला ऑप्शन था उसमें ये लिखा है, तो पहला ऑप्शन है ये। और इस रॉकेट के द्वारा अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई द्वारा विकसित अणुसेट, ये दूसरा है कि जो अणुसेट है वो कहाँ, अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई द्वारा विकसित है। ठीक है, फिर लिखा है उपग्रह द्वितीय पेलोड के रूप में जो है प्रक्षेपित किया गया। मतलब आपका जो रॉकेट था ना वो सेम है, कौन सा है, PSLV-C12 है। पहला पेलोड क्या था आपका, पहला पेलोड हमारा है रीसेट 2, पहला पेलोड था रीसेट 2, दूसरा था अणुसेट। मतलब एक ही रॉकेट से आपने दोनों को प्रक्षेपित कर दिया। ठीक है, फिर लिखा है अणुसेट एक प्रायोगिक जो है सूक्ष्म संचार उपग्रह है और 2019 को भारत के रडार इमेजिंग भू अवलोकन उपग्रह रीसेट 2B का प्रक्षेपण PSLV-C46 के द्वारा किया गया। देखिए करंट मतलब अभी जो ये लेटेस्ट था ना उसका नाम दे दिया, मतलब क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बट इसमें लेटेस्ट 2019 में भी हुआ है आपका वही। तो रीसेट 2B का प्रक्षेपण किया गया और किसके थ्रू किया गया, PSLV-C46। और जो पहला वाला था वो था रीसेट 2 था सिर्फ, प्रक्षेपण किसके द्वारा, PSLV-C12 के द्वारा किया गया। तो गाइस यही है, देखिए 12 के बाद 13 आता है, 13 के बाद 14 आता है, 15 16 ऐसे करते हुए अभी कौन सा आ गया, देखिए 46 का नाम दिया है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। भारतीय उपग्रह और उसके प्रक्षेपकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। आइए इसमें बस थोड़ा सा थ्योरी देखते हैं क्या लिखा है इसमें। ठीक है, थोड़ा सा आपको थ्योरी पता होनी चाहिए। लिखा है GSLV क्या है, एक त्रिचरणीय रॉकेट है। इसका मतलब इसमें 3 स्टेजेस हैं। जैसे आपका जो रॉकेट बनता है उसमें 3 स्टेज होती हैं। ठीक है, तो 1, 2 और 3 चरण हैं। तो तृतीय चरण में क्या है, तृतीय चरण में स्वदेश निर्मित क्रायोजेनिक इंजन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमने कहा क्रायोजेनिक इंजन में जो ईंधन होता है ना वो आप कहाँ ले जाते हो उसको, -150 ताप तक के नीचे ले जाके आप उसको तरलीकृत कर देते हैं। ठीक है, ये क्रायोजेनिक स्टेज होती है, क्रायोजेनिक इंजन की बात कर रहे हैं। और ये थर्ड स्टेज में, सपोज़ कि हमारा ये रॉकेट है और ये स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है और ये आपकी थर्ड वाली है स्टेज 3। ठीक है, तो कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, तो जो तीसरी स्टेज में क्या है, क्रायोजेनिक इंजन है। फिर लिखा है स्वदेशी यानी भारत द्वारा निर्मित है। ठीक है, तो स्वदेशी क्रायोजेनिक जो इंजन है तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर द्वारा निर्मित है। ठीक है, 2001 में GSAT-1 नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, डिजिटल श्रव्य प्रसारण इंटरनेट सेवाओं से संबंधित संचार प्रयोगों को संचालित करना था। अब लिखा है PSLV रॉकेट का जो प्रयोग है वो IRS श्रृंखला के उपग्रहों के अतिरिक्त क्या है, चंद्रयान 1, रीसेट 2, अणुसेट आदि उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए भी किया जा चुका है। इनसेट 4C का प्रक्षेपण 10 जुलाई 2006 को श्रीहरिकोटा से किया गया था और वर्तमान प्रक्षेपण। ठीक है, तो इसने कहा कि जो आपके सही हैं 2, 3, 4 है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इसमें लिखा इनसेट श्रृंखला के सभी उपग्रह जो है विदेशों से छोड़े गए हैं, बिल्कुल ही गलत। ठीक है, दूसरा इसने क्या लिखा है, इसने लिखा है PSLV का प्रयोग IRS श्रृंखला के उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए। अभी हमने बिल्कुल सही है, इसने IRS क्या PSLV के द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया, हाँ बिल्कुल किया गया। लिखा है भारत के GSLV के तीसरे चरण को शक्ति प्रदान करने के लिए पहली बार स्वदेश निर्मित क्या है, शीतल जनित इंजन का प्रयोग किया गया। इसका मतलब है क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया, बिल्कुल सही बात है। और तीसरे चरण में किया गया, बिल्कुल सही है। फिर लिखा है वर्ष 2001 को छोड़े गए जो GSAT में अंकीय प्रसारणों और इंटरनेट सेवाओं को प्रदर्शित करने के लिए क्या है, अर्जक भार यानी कि पेलोड है, बिल्कुल ये भी सही है। हमारा आंसर है B, 2, 3, 4 सारे सही हैं हमारे। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 105 में। इसमें क्या लिखा है, आइए पहले हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें लिखा है PSLV GSLV दोनों ही इसरो द्वारा विकसित जो है उपग्रह प्रक्षेपण यान है, बिल्कुल सही है। इसरो ने PSLV भी बनाया है, GSLV भी बनाया है। तो PSLV के लगभग क्या है 1750 किलोग्राम वजनी भू अवलोकन और सुदूर संवेदी उपग्रह को लगभग 600 किलोमीटर की ऊंचाई वाली सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया। मतलब इसने कितनी बात कही है, देखिए इसने कहा कि PSLV और GSLV दोनों को किसने बनाया है।
किसके द्वारा विकसित है? इसरो के द्वारा है। और अगर हम बात करें PSLV की, तो इसका कितने किलोग्राम तक ले जा सकता है? 1750 किलोग्राम तक के उपग्रह को ले जा सकता है। कहाँ तक ले जा सकता है? 600 किलोमीटर तक ले जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी सी GSLV। GSLV को मुख्य संचार उपग्रह को दीर्घ वृत्ताकार भू समकालिक अवतरण कक्षा GTO में स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो इसने का पहला कथन सत्य है। आइए देखते हैं पहला कथन क्या है। लिखा है PSLV से वे उपग्रह प्रमोशित किए जाते हैं जो पृथ्वी के संसाधन की मॉनिटरिंग में उपयोगी होते हैं। ठीक है, जबकि GSLV को संचार उपग्रह को प्रमोशित करने के, बिल्कुल ठीक है, दोनों ही ठीक है। GSLV संचार उपग्रह के लिए होता है और PSLV आपकी मॉनिटरिंग के लिए होता है। ठीक है, दूसरा इसने लिखा है PSLV द्वारा प्रमोशित उपग्रह आकाश में एक ही स्थिति में स्थायी रूप से स्थिर रहते हुए प्रतीत होते हैं, जैसे कि पृथ्वी एक ही विशिष्ट स्थल। ठीक है, इसने कहा कि हाँ, इसने लिखा है GSLV द्वारा GTO में स्थापित उपग्रह को कक्षोन्नयन के पश्चात लगभग 36 किलोमीटर की ऊंचाई वाले तुल्यकालिक पृथ्वी कक्षा यानी कि GEO में स्थापित किया जाता है और इस कक्षा में जो है उपग्रह आकाश में एक ही स्थिति में स्थिर प्रतीत होते हैं। तो दूसरा है असत्य, क्योंकि दूसरे में इसने लिखा है PSLV, जबकि ये कहानी है GSLV। यानी कि GSLV द्वारा जो है सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। कितनी ऊंचाई पे लॉन्च किया जाता है? 36 किलोमीटर तक की ऊंचाई, 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पे हम क्या करते हैं? उसको लॉन्च करते हैं। लॉन्च करके मतलब स्थापित करते हैं 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। और यहाँ पे क्या होता है कि जो इसके जो पृथ्वी का चक्कर काटने में कितने दिन लगते हैं? 24। और पृथ्वी को खुद घूमने में कितने दिन लगते हैं? 24 घंटे। यानी कि एक चक्कर काटने में उसको 24 घंटे, पृथ्वी को घूमने में 24 घंटे। तो हमको क्या लगता है कि दोनों जो है एक साथ ही जा रहे हैं, तो हमें लगता है कि यार वो स्टेबल है, वो कहीं हिल ही नहीं रहा है, वो जहाँ है वहीं का वहीं है। ठीक है, तो ये कहानी होती है जब हम लॉन्च करते हैं GSLV के द्वारा। देखिए, GSLV के द्वारा हम इतनी ऊंचाई तक लॉन्च कर देते हैं, हमें इस ऊंचाई पे चाहिए, तभी हमें स्टेबल लगेगा सेटेलाइट। ठीक है, लेकिन जब हम PSLV की बात करते हैं तो गाइस इसमें कितना था? 600 किलोमीटर। तो सेकंड वाला तो बिल्कुल गलत हो जाता है हमारा। फिर लिखा है कि GSLV Mark 3 एक क्या है? त्रिचरणीय प्रणोदक यान है। ठीक है, और इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है, अभी हमने देखा था 3 चरण थे GSLV के, और जो तीसरा चरण है उसमें आप क्रायोजेनिक इंजन का यूज़ कर रहे हो। तो इसमें लिखा है GSLV Mark 3 एक 4 चरण वाला जो है, इसने कहा 4 चरण, तो यहीं पे गलत हो जाता है। यहाँ पे कितना है? 3 चरण। ठीक है, जिसमें क्या है? प्रथम और तृतीय चरण। तो गाइज ये क्वेश्चन गलत है, आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया है। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष उपग्रह नहीं है? तो इसमें लिखा है ऐसे उपग्रह। ठीक है, तो देखिए गाइस, इसमें लिखा है SLV-3, यानी कि ये तो एक लॉन्च व्हीकल है। लॉन्चिंग व्हीकल का मतलब है जिससे आप उपग्रह को लॉन्च करते हो ऊपर। ठीक है, तो ये वाला ही हमारा पहला ही गलत है, यानी कि इसका आंसर हो गया A। बाकी जो है आपके सारे सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, रोहिणी इसरो द्वारा जो है प्रक्षेपित किए गए उपग्रह की एक श्रृंखला है। रोहिणी श्रृंखला के अंतर्गत इसरो द्वारा 4 उपग्रह का प्रक्षेपण किया जा चुका है। ठीक है, RS-D1 उपग्रह जो 1981 में प्रक्षेपित किया गया था, और ये IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग पृथ्वी का अवलोकन करने के उद्देश्य से प्रक्षेपित की गई एक श्रृंखला है। IRS-1D का प्रक्षेपण 1997 में किया गया, और इनसेट 2D का 1997 में किया गया। और ये क्या है? उपग्रह नहीं है, बल्कि ये क्या है? एक आपका उपग्रह प्रक्षेपण यान है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा प्रक्षेपण यान क्या होता है और उपग्रह क्या होता है। यहाँ लिखा है GSLV-D2 जो हाल ही में कक्षा में प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि GSLV भारत का स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान है, यानी कि एक लॉन्चिंग व्हीकल है। इस पे रख के हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। ये कितने चरण होते हैं? 3 चरण है। इनसेट 2 श्रेणी के उपग्रह को भू समकालिक स्थानांतरण कक्षा यानी कि GTO में स्थापित करने में सक्षम है। GSLV-D2 इस यान की द्वितीय विकासात्मक परीक्षण उड़ान थी, और इसके द्वारा 1825 किलोग्राम वजनी क्या है? संचार उपग्रह यानी कि GSAT-2 को कक्षा में जो है स्थापित किया गया, और ये जो है 2003 को संपन्न हुई। तो GSLV-D2 को हाल ही में क्या है? कक्षा में प्रवेश किया गया। तो GSLV-D2 की बात करी गई है, तो इसके द्वारा GSAT-2 को, तो वैसे इसमें ऐसा कुछ नाम नहीं है,
फिर लिखा है शैक्षणिक सेवाओं के लिए उपग्रह एजुसेट अंतरिक्ष में भेजने में भारत पहला राष्ट्र हो गया, और ये उपग्रह कब प्रक्षेपित किया गया था? तो ये 2004 में किया गया था। 2004 का क्वेश्चन है गाइस, इसे पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है? तो इसमें है सत्यभामा सेट। लिखा है एजुसेट या जी-सेट-3 विशेष रूप से शैक्षणिक सेवाओं हेतु समर्पित भारत का पहला उपग्रह इसरो द्वारा 2004 को प्रक्षेपित किया गया था। और यहाँ पे लिखा है शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है, कौन सा है? सत्यभामा सेट है। ठीक है, ये 2019 का क्वेश्चन है। सत्यभामा सेट सत्यभामा विश्वविद्यालय चेन्नई के छात्रों द्वारा निर्मित उपग्रह है। 1.5 किलोग्राम वजनी इस उपग्रह का प्रक्षेपण PSLV C-34 द्वारा 2016 में किया गया। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का अग्रवर्ती संचार उपग्रह GSAT-8 जो है 2011 को छोड़ा गया। ठीक है, कौन सा अग्रवर्ती संचार उपग्रह है आपका? GSAT-8। तो ये कोरू से छोड़ा गया है, हमें पता है कोरू कहाँ है। तो इसमें लिखा है 2011 को भारतीय समय अनुसार यानी कि 2:08 पर क्या हुआ? 800 टन वजनी एरियन 5 रॉकेट को कोरू यानी कि फ्रेंच गुयाना से उड़ाया गया, मतलब उड़ान भरी गई, और ये अपने साथ 2 दूरसंचार उपग्रह को ले गया था, और जिसमें एक भारत का GSAT-8 था और दूसरा जो है सिंगापुर का था ST-2 था। ठीक है, यानी कि इसके साथ 2 और थे, एक भारत का GSAT-8 था और दूसरा सिंगापुर का था ST-2 था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 111 यानी कि 111। तो इसमें लिखा है भारतीय उपग्रह GSAT-7 अनन्य रूप से बनाया गया है। गाइज यहाँ पे है, ये देखिए करंट का क्वेश्चन है, 2013 का क्वेश्चन है, 2013 की बात है, इसे आप ऐसे ही पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये बस ऐसे देख लेते हैं। ये GSAT-7 जो है बनाया गया था किसके लिए? सैन्य संचार हेतु। ठीक है, GSAT-7 इनसेट की चौथी पीढ़ी का जो है उपग्रह INSAT-4F है, जिसे लोकप्रिय नाम क्या है? रुक्मणी दिया गया। ठीक है, तो GSAT-7 जो है नौसेना के पूर्णता समर्पित जो भारत का पहला संचार उपग्रह था, और मतलब ये क्या है, पहला क्यों बोला? नौसेना को दिया गया पहला। तो 2013 को क्या है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के रॉकेट एरियन 5 से क्या है GSAT-7 को प्रक्षेपित किया गया। कौन सी? यूरोपीय एजेंसी का रॉकेट था एरियन 5, उसके द्वारा किया गया। फिर लिखा है अंतरिक्ष तकनीक के संदर्भ में भुवन जो हाल में चर्चित हुआ है क्या है? भुवन देखिए क्या है, इसरो का एक क्या है पृथ्वी विषयक पोर्टल, जिसमें 3D फोटो लेने की क्या है सक्षमता है, क्षमताएं हैं। ठीक है, लिखा है भुवन जो है भारतीय अनुसंधान जो इसरो द्वारा निर्मित एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? भुवन एक सॉफ्टवेयर है, इसरो ने निर्मित किया है, जिससे भारत की जो भूभाग है उसका आप 3D चित्र के रूप में इंटरनेट पे देखा जा सकता है। मतलब भारत का जो भूभाग है उसको हम 3D वे में देख सकते हैं, और गूगल अर्थ और विकीमेपिया की भांति इसमें जो है भूभागों को अलग अलग ऊंचाइयों से देखा जा सकता है। फिर लिखा है इसरो द्वारा निर्मित कुछ उपग्रहों की सूची उनके प्रक्षेपण के दिनांक के साथ नीचे दिए गए हैं, और इस उपग्रह में से जो 2 अपनी कक्षाओं तक पहुंचने में विफल रहे हैं वे हैं। आपको बताना है जो अपनी कक्षाओं तक नहीं पहुंचे। तो गाइस इसका आंसर है 2 और 3, जो कि है आपका दिस वन, यानी कि GSAT-4 GSAT-5P ये अपनी कक्षा में नहीं पहुंच पाए। तो इसे आप ऐसे ही पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है, ऐसा थ्योरी है। तो यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह 2012 को भारत द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया? तो ये है GSAT-10। ये भी वही है, आपका करंट का क्वेश्चन है, 2012 में आया हुआ है, 2012 की बात है, 2012 में आया हुआ है। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जो है वो आज समाप्त होता है यहाँ पे। और तो अब हम नेक्स्ट, और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो आएगा रक्षा प्रौद्योगिकी। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और जो है मेरा चैनल है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।